Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs related with the topic Ampere's law and Biot-Savart law. We will try to cover only those questions which already asked in different entrance examination. So without wasting time, let us start one by one. फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेसिक है, द मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट dl at a distance r and element carrying current I is. So there are four options are given. Okay, now what is the meaning of current element? इसको हम पहले समझते हैं. Let us imagine that there is one wire. Through this wire I amount of current is flowing. ओके कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे I अमाउंट ऑफ करंट इतना फ्लो हो रहा है. ओके अब इस पूरे वायर का एक मैं छोटा सा पोर्शन कंसिडर करने वाला हूँ, बहुत ही छोटा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक. इट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस वायर. ओके लेट अस इमेजिन दैट दिस लेंथ ऑफ दिस पोर्शन इट इज इक्वल्स टू DL. ओके सो DL इज अ एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस वायर. अब इस स्मॉल एलिमेंट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है? I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है. सो I मल्टीप्लाइड बाय DL, दिस इज कॉल्ड एज एन करंट एलिमेंट. ओके सो I मल्टीप्लाइड बाय DL, दिस इज कॉल्ड एज एन करंट एलिमेंट. और इस जो भी करंट एलिमेंट हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं वो एक क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और उसका डायरेक्शन क्या होगा? जो भी करंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इस करंट एलिमेंट का होगा. ओके नाउ अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट अराउंड दैट वन सम मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. ओके वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. अब वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये डिपेंड होगा कि हम कहाँ पे मेजर करने वाले हैं. अब ये करंट एलिमेंट है, दिस इज द करंट एलिमेंट. सो इस करंट एलिमेंट की वजह से उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है. अगर मुझे इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, दिस इज पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस R, विच इज एट अ डिस्टेंस R. ओके सो यहाँ पे एक क्वांटिटी आ गया R, दिस इज कॉल्ड एन पोजिशन वेक्टर. उस एलिमेंट से वो कितने दूर पे है? ओके उस एलिमेंट का लेंथ कितना लिया हमने? DL. ओके ये सभी चीज़ आपको याद रखना है. और इस वायर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है? I अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग. DL ये उस एलिमेंट का लेंथ है और R इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट एट विच वी हैव टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट. इस करंट एलिमेंट की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एट पॉइंट P वो हमें मेजर करना है इस डिस्टेंस पे. ओके R इतने डिस्टेंस पे. So according to Biot-Savart law, at this point, the small amount of magnetic field is created due to this small amount of current element. It is equals to dB, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I ब्रैकेट में DL. This is a vector quantity, this is a vector quantity as we already discussed, into R upon R cube. अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें कौन दे रहा है? बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से. ओके सो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I DL क्रॉस R अपॉन R क्यूब. अब इसमें एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इसी फॉर्मूले के ऊपर होने वाले हैं. तो हम यहाँ पे समझते हैं व्हाट इज I, इट इज अमाउंट ऑफ करंट. ओके म्यू नॉट इट इज नथिंग बट द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस. DL इट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट. यहाँ पे R इज नथिंग बट द पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट P फ्रॉम द स्मॉल एलिमेंट. ओके सो R और DL ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, इन दोनों को इंडिविजुअल उनके डायरेक्शंस है. ओके और यहाँ पे जो भी क्रॉस दिख रहा है आपको, दिस इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन DL एंड
आर। ओके, सो यहाँ पे इसको हम एलोबरेट अगर करते हैं तो डी एल क्रॉस आर, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, उस तरीके से आप लिख सकते हो। आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इन दोनों में का एंगल पता होना चाहिए। सो यहाँ पे मुझे इसमें इतना ही कहना है कि अकॉर्डिंग टू बायर-सावर्ट लॉ, यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज रिप्रेजेंट बाय डी बी, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल क्रॉस प्रोडक्ट विद द आर अपॉन आर क्यूब। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। Next question. The magnetic induction at a point P, which is distance 4 centimeter from a long current carrying wire, is 10 to the power minus 8 Tesla. Okay, so यहाँ पे क्या दिया है? Long current carrying wire. Okay. Okay. Next one. The field of induction at a distance 12 centimeter from the same current would be. Okay, so ये problem जो भी है, it is related with the long current carrying wire. So if we consider the long current carrying wire like this one, और इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? इसमें से I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ओके, अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज गिवन बाय बायर-सावर्ट लॉ। सो इस पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट हम आर इस डिस्टेंस पे कंसिडर करते हैं तो इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो इसका आंसर हमें मिलेगा विद हेल्प ऑफ दिस लॉ, बायर-सावर्ट लॉ। द फॉर्मूला इज लाइक दिस वन, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, एट दिस पॉइंट, दिस इज पॉइंट पी, which is at a distance r, it is equals to mu naught upon 4 pi into twice I upon r. Okay, तो B इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है जो कि r डिस्टेंस पे फ्रॉम दिस लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ओके, म्यू नॉट इज अ permeability of free space and I is the amount of current flowing through this one. Okay, तो अब देखिए ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इस प्रॉब्लम में क्या दिया है और क्या पूछा है वो हम और एक बार इसको रीड करके पता करते हैं। तो देखिए, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट P which is distance 4 centimeter from a long current carrying wire is 10 to the power minus 8 टेस्ला। यानी इतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है जब हम उसको यानी पॉइंट को कंसिडर करें 4 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस वायर, यानी आर की वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना है 10 to the power minus 8 टेस्ला। ओके, द फील्ड ऑफ इंडक्शन एट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, जब डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर होगा उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें सिंपल दिया है, जब B1 की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल 10 to the power minus 8 टेस्ला, इट इज इक्वल टू 10 to the power minus 8 टेस्ला। ओके, उसके बाद यहाँ पे R1 की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट B2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क, और R2 की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ओके, सो अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि B इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। ओके, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, हम जैसे जैसे उस करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम कम होने वाली है, यानी R की वैल्यू बढ़ेगा तो B की वैल्यू कम होगा। सो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, सो इसके बेसिस पे यहाँ पे हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, B1 अपॉन B2 इट इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। ओके, इसके बेसिस पे, क्योंकि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, सब फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो B2 इट इज इक्वल्स टू B2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 इंटू यहाँ पे कितना आएगा B1,
और B1 की वैल्यू कितना है, हमें पता है 10⁻⁻8 टेस्ला। ओके, R1 की वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 10⁻⁻8। दिस इज इक्वल्स टू अगर 10/3 लेता हो तो ये 3.33 आएगा, अगर 10 लिया है तो 10⁻⁻9 होना चाहिए टेस्ला। ओके, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। B2 is equals to 3.33 into 10⁻⁹ Tesla. The option A is correct one. The strength of the magnetic field at a point R near a long straight current carrying wire is B. The field at a distance R/2 will be. Okay, ये भी प्रॉब्लम लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के ऊपर ही डिपेंड है, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि इसके पहले भी हमने देखा था कि जो भी फार्मूला है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला जैसे जैसे हम आर को बढ़ाएंगे, आर की वैल्यू बढ़ाएंगे, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम द दैट वायर। ओके, उस वायर से आर की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो बी की वैल्यू कम होगा। वो कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किस फॉर्मूले के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, बी इज इक्वल्स टू μ0/4 पाई इंटू ट्वाइस आई अपॉन आर। ओके, इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने यही फॉर्मूला यूज किया था। अब इसमें देखिए बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर हम सिर्फ डिस्टेंस को वैरी करते हैं, बाकी करंट मीडियम अगर वही रख रहे हैं, सिर्फ डिस्टेंस को अगर चेंज कर रहे हैं, तो B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। R की वैल्यू बढ़ता है तो B की वैल्यू कम होगा। अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डबल होना चाहिए इसके हिसाब से। ओके, वही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, B1/B2 इट इज इक्वल्स टू R2/R1। Okay, so B2 it is equals to R1/R2 into B1। इनिशियल डिस्टेंस कितना था, R था, बाद में डिस्टेंस कितना किया हमने, R/2 किया है। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना था, B था। दिस R गेट कैंसल, ये 2 हो जाएगा। सो देयरफॉर B2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस B, 2 times B। द ऑप्शन C इज करेक्ट वन। Next question, a straight section PQ of a circuit lies along the x-axis from x is equals to -a/2 to x is equals to a/2 and carries a steady current I. The magnetic field due to the section PQ at a point x is equals to a will be. Okay, the situation is like this one. Let us consider this is a point P, this one is a point Q. Okay, अब यहाँ पे this one is a x axis, this one is a y axis। तो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो this is a point where x is equals to -a/2 और ये पॉइंट जहाँ पे ये एंड हो रहा है वो पॉइंट है x is equals to a/2। ओके, तो अब ये जो भी एलिमेंट है, ओके, PQ सेक्शन, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है लाइक दिस वन। अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट की वैल्यू कितना है, विच इज इक्वल्स टू आई अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस। ओके, तो इस वायर में से जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, इसका आंसर तो आपको एक ही छुटकी में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हमें कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है देख लीजिएगा। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन PQ एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a, यानी ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस है। ओके, तो यहाँ से लेके x इज इक्वल्स टू ये यहाँ पॉइंट आएगा, x इज इक्वल्स टू a। तो इस पॉइंट पे हमें इसकी वजह से करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें देखना है।
तो ये जो भी पॉइंट है ये इसके एक्सिस पे आ रहा है, तो डेफिनेटली एक्सिस पे अगर आ रहा है तो आंसर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए इसका, है तो आंसर 0 है। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें इस टाइप के अगर दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं इससे रिलेटेड, तो वो कैसे सॉल्व किया जाता है उसका भी डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब मान के चलिए कि ये पॉइंट ना देते हुए पॉइंट अगर यहाँ पे देते हैं वो, ओके, यहाँ पे अगर पॉइंट देते हैं तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ओके, और ये स्टेट डिस्टेंस होगा लाइक दिस वन, निकाल लेते हैं। ओके, नाउ लेट अस इमेजिन दैट दिस वन इज अ अल्फा 1, दिस वन इट इज अ अल्फा 2। अब इस पॉइंट पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एट दिस पॉइंट वो कितना होगा, तो जनरल फॉर्मूला है इसका, B इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा 2, साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा 2। यहाँ पे थोड़ा इसको अच्छी तरह से लिख लेता हूँ, 1 मिनट, साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा 2। ओके, अब देखिए अपॉन आर, यहाँ पे आई अपॉन आर, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अगर आप इस साइड या उस साइड किसी भी साइड को पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज होगा, साथ ही साथ अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू भी यहाँ पे चेंज होगा। ओके, अगर यही पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे, तो इमेजिन कीजिए कि ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो अल्फा 1 की वैल्यू 0 हो जाएगा, अल्फा 2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगा, और सेंटर से डिस्टेंस कितना आएगा, इट इज इक्वल्स टू a, यानी r की वैल्यू कितना आ जाएगा, a। लेकिन अल्फा 1 की वैल्यू 0 एंगल, अल्फा 2 की वैल्यू 0 एंगल, अगर दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो साइन ऑफ 0 इज 0, ओके, तो ये पूरा ब्रैकेट की वैल्यू 0 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय दिस वन 0, यानी अल्टीमेटली अलोंग द एक्सिस अगर आप फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इट्स वैल्यू बिकम अ 0। ओके, लेकिन रादर देन एक्सिस अगर कहीं पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन infinitely long straight conductor is bent into the shape as shown in the figure. Okay, it carries a current of I ampere and the radius of the circular loop is R meter. Then the magnetic induction at its center will be. Okay, so यहाँ पे देखिए एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर था जिसको हमने बेंड किया लाइक दिस वन। सो ये वायर को ऐसे बेंड किया जैसे ये पॉइंटर जा रहा है, आप देख सकते हैं, ओके, फिर यहाँ से उसको ऐसे, ओके, मैं रिपीट करता हूँ, लाइक दिस वन, जैसे पॉइंटर शिफ्ट हो रहा है उसको इस तरीके से हमने बेंड किया। ओके, अब ये वायर से यहाँ पे दो डिफरेंट शेप्स यहाँ पे बन रहे हैं, फर्स्ट वन इज अ सर्कल, सेकंड वन इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ अटैचमेंट नहीं है, यहाँ पे ब्रेक है, इतना याद रखना है आपको। अब ये जो भी सर्कल यहाँ पे बन रहा है उस सर्कल का रेडियस यहाँ पे दिया है विच इज इक्वल टू r मीटर। सो दिस इज अ रेडियस ऑफ दिस सर्कल विच इज इक्वल टू r मीटर, और इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, I अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग। ओके, अब कुछ देर के लिए ऐसा इमेजिन करके चलिए कि यहाँ पे दो अलग अलग कंडक्टर्स है, एक सर्कुलर लूप है और सेकंड वन इज दिस वन। ओके, तो सर्कुलर लूप को हम सेकंड शेप कंसिडर करते हैं और इसको फर्स्ट शेप कंसिडर करते हैं। ओके, अब फर्स्ट हमारा जो भी वायर है इट इज द स्ट्रेट लाइन। ओके, उसमें से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस वायर, अकॉर्डिंग टू बायोसावर्ट लॉ, ड्यू टू दिस वायर एट दिस पॉइंट जो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, r इतने डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट के ऊपर इस वायर में से जो भी करंट फ्लो हो रहा है इसके वजह से इस पॉइंट पे
कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसको हम B1 से रिप्रेजेंट करेंगे। सो B1 इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन R। ओके, सो ये स्ट्रेट वायर की वजह से इस पॉइंट पे जो R इतने डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर है, उस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। अब ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस वायर की वजह से इस पॉइंट के ऊपर, वो कैसा होगा, वेदर इट इज परपेंडिकुलर एट दिस प्लेन, इनवर्ड या आउटवर्ड, डेफिनेटली वो परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, अगर यहाँ पे हम इस पॉइंट पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते तो उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, इट इज जस्ट आउटवर्ड, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते वक्त कुछ इस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पे, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, ये हो गया इस वायर में से करंट फ्लो होने की वजह से। अब सेकंड जो भी हमारे पास कंडक्टर है, इट इज नथिंग बट द सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस है R। अब इस रिंग में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके सेंटर पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इट इज इक्वल्स टू B2, इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई I अपॉन R। लेकिन ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप एट द सेंटर, इट इज जस्ट परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन एंड इनवर्ड। ओके, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते वक्त कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे दो डिफरेंट शेप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। फर्स्ट वन इट इज ड्यू टू दिस वायर, सेकंड वन इट इज ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप, लेकिन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है ये डिफरेंट है। इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इट इज परपेंडिकुलर एट दैट पॉइंट बट आउटवर्ड डायरेक्शन। इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इट इज परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट बट परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन बट इनवर्ड। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा रिजल्टेंट, तो हम रिजल्टेंट को B से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज इक्वल्स टू B2 माइनस B1, क्योंकि दोनों के डायरेक्शंस कैसे है, अपोजिट है। तो B2 की वैल्यू कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये दोनों में से कॉमन निकलेगा, अपॉन I अपॉन R, ये भी कॉमन निकलेगा। सो यहाँ पे क्या बचा, पाई माइनस 1, यहाँ पे 2 पाई कॉमन निकलेगा। ओके, सो विच वन इज द करेक्ट आंसर, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस I अपॉन R पाई माइनस 1। द ऑप्शन B इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, field at the center of a circular coil of radius r through which a current I flows is directly proportional to r, inversely proportional to I, directly proportional to I or directly proportional to I square। यहाँ पे क्या कौन सा आंसर करेक्ट है। अब ये किसके लिए पूछ रहे हैं, सर्कुलर कॉइल के लिए। उस सर्कुलर कॉइल का रेडियस कितना है, r। ओके, उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी सेंटर पे प्रोड्यूस हो रहा है वो किसको प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला हमने अभी यूज किया है, विच इज नथिंग बट द B इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R। अगर इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, 2 पाई गेट कैंसल, इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4, इट इज इक्वल्स टू 2R। This is a magnetic field produced at the center of the circular coil whose radius is R, through which a current I amount of flowing। Okay, small I यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, लेकिन यहाँ पे कहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये आंसर नहीं हो सकता। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I,
तो सेकंड ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, नहीं हो सकता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दिस इज द करेक्ट वन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर का टर्म ही नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर गलत है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो भी सेंटर पे प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। Next question. A current of 0.1 ampere circulates around a coil of 100 turns and having a radius equals to 5 centimeter. The magnetic field set up at the center of the coil is mu naught is equals to 4 pi into 10 to the power minus 7 Weber per ampere per meter. So mu naught की वैल्यू यहाँ पे दिया है। ओके, सो इसके पहले भी हमने देखा है, अगर सिंगल लूप है, सिर्फ एक ही टर्न है, तो उस वक्त उस सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इट्स फॉर्मूला इज इक्वल्स टू लाइक दिस वन, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, 2 पाई आई अपॉन आर। ओके, अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा टर्न्स है तो हम यहाँ पे एक नया क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे। सो फॉर दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, इसको थोड़ा हम रीअरेंज करके यहाँ पे लिख सकते हैं, कैसे देखिए। सो 2 पाई यहाँ पे 4 पाई है, यहाँ पे 2 होगा, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन टॉइस आर। ओके, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन टॉइस आर, ये सर्कुलर लूप के लिए। तो अगर एक से ज़्यादा टर्न है तो यहाँ पे एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा विच इज़ नथिंग बट द एन। सो कैपिटल एन विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई अपॉन ट्वाइस आर। फार्मूला वही है, सिर्फ यहाँ पे कैपिटल एन इंट्रोड्यूस हो चुका है। ओके, सो हियर अब इस प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। करंट की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर, सो आई it is equals to 0.1 ampere. Okay, circulate around the coil of 100 turns and capital N की वैल्यू दिया है which is equals to 100 turns. Having radius equals to 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, सो इट बिकम 5 into 10 to the power minus 2 मीटर, दिस इज माइनस। The magnetic field set up at the center of the coil is, okay, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फार्मूला जो भी है यहाँ पे B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन टॉइस आर, सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे दिया है विच इज इक्वल्स टू 4 पाई 10 to the power minus 7, 4 पाई इंटू 10 to the power minus 7। एन की वैल्यू कितना है 100, आई की वैल्यू कितना है 0.1 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 10 to the power minus 2। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा देखिए, ये होगा 10 और ये 10 गेट कैंसल, ये 10 to the power minus 2 नीचे है, 10 to the power minus 2 ऊपर जाएगा तो प्लस 2 बनेगा, 10 to the power minus 7, 10 to the power minus plus 2 become a 10 to the power minus 5। So 4 pi into 10 to the power minus 5. This is the required answer. Answer किस में आएगा ये, टेस्ला में। Okay, so option A is correct one. Next question. In the figure shown the magnetic induction at the center of the arc due to the current in portion AB विल बी। ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, देखिए अच्छी तरह से। यहाँ पे एक कंडक्टर दिया है, वो यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे सेमी सर्कुलर टाइप है और यहाँ पे और स्ट्रेट है। सो ए से लेके बी तक का जो भी पोर्शन है इट इज अ स्ट्रेट, बी से लेके सी तक का इट इज अ सेमी सर्कुलर और सी से लेके डी तक का स्ट्रेट। अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ओके, जब हम एक्चुअल सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको हम 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके तीनों की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा। इसकी वजह से B1, इसकी वजह से B2 और इसकी वजह से B3। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
पोर्शन करंट इन पोर्शन ए बी की वजह से इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उतना ही पूछा है। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ओके, तो ये पॉइंट इसके एक्सिस पे आ रहा है, और आज ही हमने इसी वीडियो में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था। अगर उसी कंडक्टर के एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होने की वजह से, तो वो कितना होता है, ज़ीरो होता है। तो ए बी पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इट शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, वो कैसा होना चाहिए, ज़ीरो। ओके, अब इस क्वेश्चन का आंसर ये तो हो गया, लेकिन अगर हमें फाइंड आउट करना होता कि इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पे सिर्फ सी डी पोर्शन की वजह से, तो इस सी डी पोर्शन का जो भी वायर है इसके एक्सिस पे ये पॉइंट आ रहा है, तो डेफिनेटली इसकी वजह से भी इस पॉइंट पे कितना फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, अब 3 पोर्शन का प्रॉब्लम था, उसमें 2 पोर्शन की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड सी पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे ज़ीरो प्रोड्यूस हो रहा है। अब बचा हुआ एक ही पोर्शन है, दिस वन, दिस इज द सेमी सर्कुलर टाइप। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो ये सेमी सर्कुलर है। ओके, इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए, देखिए इसने कितना एंगल सबस्टेंड किया है, पाई। सो देयरफॉर बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, अगर पूरा सर्कुलर लूप होता तो यहाँ पे 2 पाई लेते हैं, क्योंकि 360 डिग्री उसने एंगल सबस्टेंड किया है, यहाँ पे सिर्फ पाई इतना किया है। सो पाई अपॉन आर इंटू आई, so this pi get cancelled, therefore b is equals to mu naught I upon 4r, so this is the answer। ओके, सो इस पोर्शन की वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोर्शन की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एट दिस पॉइंट, दिस इज इक्वल टू दिस वन। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा था, क्योंकि इन्होंने सिर्फ पूछा था कि ए बी पोर्शन की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये होगा। पूरे सिस्टम की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो ये होगा। तो ऑप्शन बी, दिस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r। Next question. In the figure shown, there are 2 semicircles of radii R1 and R2 in which a current I is flowing. Okay, like this one, current इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। The magnetic induction at the center O will be. So सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो देखिए अब इसको हम डिवाइड करते हैं 4 पोर्शन में। कैसे? सो फर्स्ट पोर्शन इज नथिंग बट दिस वन। ओके, सेकंड पोर्शन इज दिस सेमी सर्कल having the radius R2, third one is this one, fourth one is this one। ओके, तो यहाँ पे इनको हम 4 इसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको मैं फर्स्ट पोर्शन कंसीडर करता हूँ। इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पे, दिस इज नथिंग बट द B1। कितना हम लिखेंगे, B1। अब लकीली यहाँ पे जिस पॉइंट पे पोर्शन फर्स्ट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो उसके एक्सिस पे आ रहा है, तो देयरफॉर B1 इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली 0 टेस्ला। सेम थिंग, दिस इज द फर्स्ट पोर्शन, दिस वन इज द सेकंड पोर्शन, दिस वन इज द थर्ड पोर्शन, दिस वन इज द फोर्थ पोर्शन। फोर्थ पोर्शन सेमी सर्कल है जिसका रेडियस है R1, सेकंड पोर्शन भी सेमी सर्कल है जिसका रेडियस है R2। तो B1 की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, 0। B3 की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, इट इज आल्सो इक्वल्स टू 0, क्योंकि उस वायर के वो एक्सिस पे है। ओके, अब B2 की वैल्यू कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब B2 की वैल्यू जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ओके, सिर्फ इतना सेमी सर्कल इमेजिन कीजिए, तो इस पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। ओके, एंड जस्ट आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है B2, इट इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, उसने एंगल कितना सबस्टेंड किया है, पाई। सो देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पाई आई
upon r. So pi get cancelled, therefore b2 it is equals to mu naught I upon 4r, 4r2, ओके 4r2। उसी तरह जैसा हमने इस सेमी सर्कल के वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट किया, उसी तरह हम इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा एट दिस पॉइंट वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो B4 की वैल्यू कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4r1। अब यहाँ पे सभी मैग्नेटिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं इन दोनों की वैल्यू तो जीरो है, और ये जो भी दो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में, तो इसलिए हम सिंपली इनको ऐड कर सकते हैं। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इट इज इक्वल्स टू B2 प्लस B4 विच इज इक्वल्स टू, क्या कॉमन निकलेगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 कॉमन निकलेगा, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1। This is equals to final equation mu naught I upon 4 into R1 plus R2 upon R1 into R2. So this is a required answer. Option C is correct one. Next question. A current of 1 ampere is passed through a straight wire of length 2 meter. The magnetic field at a point in the air at a distance 3 meters from the either end of the wire laying on the axis of the wire will be. Okay. So यहाँ पे देखिए बहुत सारे वैल्यूज दिए हैं। एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर और जिसका लेंथ है 2 मीटर। अब इसके वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, लेकिन किस पॉइंट पे करना है, एट अ पॉइंट इन एयर एट अ डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द वायर, एक एंड से, लेकिन कहाँ पे पॉइंट, लेइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर। प्रॉब्लम सॉल्व। कहाँ पे पॉइंट, ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर है। तो ऑन द एक्सिस ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होता है, इसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। बच्चे अक्सर ऐसे प्रॉब्लम में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज दिए हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उस स्ट्रेट वायर की वजह से वो हमें पता होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे कंसेप्चुअली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, डेफिनेटली उसकी वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। बायर्स-शॉर्ट लॉ के ऊपर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ये हमने देखा इस वीडियो में। नो डाउट आपको जब एक्सप्लेन करके बताता हो तो टाइम लगता है, लेकिन प्रॉब्लम्स जितने डिफ़िकल्ट लगते हैं उतने डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा हायर लेवल प्रॉब्लम्स इसी टॉपिक के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।